डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फ्लेमिंगो 12th क्लास का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग जिसको अनीस जंग ने लिखा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अनीस जंग का जन्म 1964 यानी 1964 में राउरकेला जो कि उड़ीसा में है हुआ था। इनका बचपन हैदराबाद में बीता। एजुकेशन उनकी हैदराबाद में हुई और फिर बाकी की एजुकेशन वो यूएसए में हुई। उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स थे। अनीस जंग ने अपना कैरियर इंडिया में एज ए राइटर शुरू किया था। उसके बाद वो एडिटर बनी, कॉलम्स लिखने लगी न्यूज़पेपर में और फिर वो कॉलम्स उनके एब्रॉड में भी छपने लगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी ली। ये पार्ट जो इस चैप्टर के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसमें जो कहानी है वो 2 बच्चों के बारे में है। पहला एक साहिब नाम का लड़का है और दूसरा एक मुकेश नाम का लड़का है। साहिब और मुकेश दोनों ही छोटे बच्चे हैं जिनका बचपन छिन सा गया है और उनको अपनी गरीबी के कारण और कुछ ट्रेडिशन होते हैं उनके कारण उनका ऐसा बचपन जो है वो ख़त्म सा हो ही गया है। इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यही है कि उन गरीब बच्चों की जो दयनीय स्थिति होती है जिसकी वजह से उनको अपना बचपन वो अच्छी तरह से नहीं जी पाते हैं, वही इस चैप्टर में बताया गया है। वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी के कारण बिकॉज ऑफ पॉवर्टी उनको लेबर या परिश्रम करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में जो राइटर ने बताया है, एक साहिब नाम का बच्चा है जिसका नाम साहिब आलम है। वो एक कचरा बीनने वाला लड़का है लेकिन उसके सपने बहुत ऑर्डिनरी हैं और वो अपने आप किए गए कामों में विश्वास करता है। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम साहिब के बारे में जानेंगे। जब पहली बार अनीस जंग उससे मिली थी, उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या बात अनीस जंग को टच की, वो इस चैप्टर में आइए जानते हैं। साहिब कौन था? साहिब एक रैग पिकर था, मीन्स कूड़ा बीनने वाला था और उसका मानना था कि उसके साथ जो और बच्चे हैं वो उसके दोस्त हैं और जो पास में जहाँ पे वो रहता है वो सारे के सारे जो पड़ोसी हैं उनका काम भी क्या है कि जो सीमापुरी जगह है दिल्ली में, वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे वो रहता है और वो लोग कूड़ा बीनकर अपनी आजीविका को चलाते हैं, यानी अपना जीवन यापन करते हैं। अब साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश को बिलोंग करता है। वो बांग्लादेशी थे लेकिन बहुत समय पहले वो लोग अपना घर छोड़ के भारत में आ गए। वो भारत में क्यों आए? क्योंकि बांग्लादेश में स्टॉर्म इतना आया कि उनके जो खेत थे और जो घर थे वो सारे के सारे तबाह हो गए और उनकी स्थिति इतनी भयानक हो गई कि वो गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। इसलिए वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ सीमापुरी इलाके में रहते हैं। एक बार जब सुबह सुबह जो राइटर थी अनीस जंग वो जा रही थी, उन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है। लड़के से उनका इंटरेक्शन होता है। वो उससे पूछती हैं कि तुम भला कचरा क्यों बीनते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? इस पर वो बच्चा उत्तर देता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। राइटर को बड़ा अजीब सा लगता है। वो मजाक मजाक में कह देती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोलूँगी, क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे? ये कहकर
राइटर तो चली जाती हैं, लेकिन जो बच्चा था, जो साहिब था, उसको ये बात उसके मन में घर कर जाती है कि शायद कोई मेरे बारे में सोच रहा है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। वो बच्चा साहिब उस राइटर के पास आता है और उससे पूछता है, क्या स्कूल खुल गया? ये सुनकर राइटर को अपने किए हुए वादे पर शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि एक स्कूल खुलना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब और वो ये भी जानती थी कि ऐसे बच्चों से वादे लगभग प्रतिदिन बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इंटेंशनली वो राइटर उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। अब उसने पूछा, जब एक बार उन दोनों का जब इंटरेक्शन हुआ था, तो अनीस जंग ने पूछा उस बच्चे से कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने क्या कहा? साहिब आलम। साहिब आलम। तो उस राइटर ने उस साहिब से पूछा, इसका अर्थ जानते हो क्या है? मतलब मीन्स जानते हो क्या है? इसका मीन्स है ब्रह्मांड का स्वामी, मीन्स यूनिवर्स का मास्टर। अब राइटर को ये लगता है कि साहिब विश्वास नहीं करेगा कि उसके नाम का क्या अर्थ है या क्या मीनिंग है। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम के मीनिंग से अनजान था, और जो उसका जो ग्रुप था जिसमें और बच्चे भी थे जो कि नंगे पैर घूमा करते थे। आज राइटर उन बच्चों से भी पूछती है कि वे भला चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। उनमें से एक बच्चे का रिप्लाई मिलता है कि उसकी माँ जो है उन्हें दराज से नीचे नहीं उतारती, और दूसरा बच्चा कहता है कि उसे जूते चाहिए। अब जो राइटर जो थी सोशल एक्टिविस्ट थी, तो वो पूरे देश भर में भी घूमी। उन्होंने और भी बच्चों को देखा नंगे पैर घूमते हुए। तो उन्होंने ये बिलीव किया, ये एक्सप्लेन किया कि शायद ये एक ट्रेडिशन है, और या मे बी लैक ऑफ मनी भी हो सकता है। क्यों? आप नेचुरली समझ सकते हैं, जब एक गरीब के पास खाने को भोजन नहीं है, फूड नहीं है, तो हाउ कैन दे बियर ऑल अदर थिंग्स। अब आप समझ सकते हैं जैसे रिच जो होते हैं वो आश्चर्य करते हैं कि क्या गरीबी जो है उस कंडीशन को छुपाने के लिए सिर्फ एक बहाना है? क्या ये बात कहना कि हमारे पास हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हम जूते नहीं पहनना है? ये बात अनीस जंग को बहुत ज़्यादा टच की। अब वो एक एग्जाम्पल बताती हैं। उड़ीसा में एक जगह है उदीपी। वहाँ पे एक पर्सन की उन्हें याद आती है कि जब वो छोटा था तो वो मंदिर के पास से गुजरता था, और उनके जो फादर थे वहाँ पे वो प्रीस्ट या पुजारी थे, और उनके पास एक पेयर शूज़ का था जिसको यूज़ करके वो प्रार्थना के लिए आता था। अब 30 सालों के बाद जब राइटर उसी कस्बे या सिटी में गई, तो वहाँ पर उसने देखा कि मंदिर के पास, जो मंदिर के पीछे की जगह है, वहाँ पे एक नए पुजारी का घर था। अब जो अनीस जंग थी वो वहाँ पे जाती हैं, उस जो नए वाले जो पुजारी थे उसके छोटे लड़के को देखा जो कि दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने जूते पहन रखे थे। राइटर को उस लड़की की याद आई है जिसने अपने जूते कभी न खोने की प्रार्थना की थी। आप समझ सकते हैं जिनके पास कपड़े, जूते या रहने के लिए खाना नहीं होता है, उनकी स्थिति कैसी होती है। आज वो उन्हें देखा कि वो बच्चा जो है ये प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरे जूते कभी भी चोरी ना हो, और शायद ऐसा लगता है कि आज उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत से जो यंग पर्सन थे या यंग बॉयज़ थे, उनके पास अब पहनने के लिए शूज़ थे। लेकिन इसके विपरीत क्या है, जो राइटर के जो पड़ोसी थे, यहाँ पे आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों के नीचे जूते चप्पल नहीं होते, मतलब वो सारे नंगे पैर घूमते हैं।
अब वो बच्चे कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनके पेरेंट्स करते हैं, आइए जानते हैं। अब जो बच्चा जिसका नाम साहिर था वो नंगे पैर घूम रहा था, कूड़े को बीन रहा था। अब वो उसे उस एरिया के पास ले जाता है जिसका नाम सीमापुरी था। जो सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी दिल्ली में है, उस जगह का नाम है जो कि दिल्ली से थोड़ी सी दूर पे, कुछ मील की दूरी पे है, जहाँ पर करीब 10,000 साहिब जैसे और बच्चे भी नंगे पैर कूड़ा बीनने जाते हैं और उनके जो घर वाले हैं वो वहीं पे सीमापुरी वाले एरिया में रहते हैं। वो सारे के सारे जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी या आए थे, रिफ्यूजी आए थे, ये वो लोग हैं। अब ये शरणार्थी कब आए थे? 1971 में ये बांग्लादेश से वापस आ गए थे और जब से ही ये सीमापुरी इलाके में रहते हैं। अब उनके घर कैसे हैं? उनके घर टीन और तिरपाल की छतों के साथ बने हुए हैं और कुछ के जो ढांचे होते हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो मिट्टी का है और उनकी जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा दयनीय या पिटिएबल है। उनके पास ना तो पीने का अच्छा पानी है, ना कोई जल निकासी या ड्रेनेज सिस्टम का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है और 30 सालों से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनके पास बिना आइडेंटिटी के कूड़ा बीनने वाले ये रैक पिकर्स लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ है। क्या है? कि उनके पास एक वैलिड राशन कार्ड है। उन लोगों का ये मानना है कि हमारी आइडेंटिटी ना हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि रात को जब वो वापस आएँ तो वो खाली पेट ना सोएं। आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी हो सकती है। वो ये चाहते हैं कि उनके घरों पर, उन खेतों की बजाय वो यहाँ रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि खेत उनको अनाज नहीं दे सकती, क्योंकि अनाज वो पैदा कहाँ से करेंगे, उनके पास मनी है ही नहीं। अब जो भी उनके हरे भरे जो खेत थे, जो नदियाँ थी जहाँ पे वो रहते थे, मीन्स जहाँ जब बांग्लादेश में जो रहते थे वहाँ पे उन्हें भोजन तो मिल जाता था और वहाँ पे वो तंबू या टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर थे। अब उन बच्चों का जन्म वहीं होता है और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते आते हैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल को आगे बढ़ाते जाते हैं और अब वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर जीवित रहने का मतलब ही क्या है? सिर्फ कूड़ा बीनना है और कई सालों से वो कूड़ा बीनते रहते हैं और कूड़ा बीनना एक तरह से उनकी कला हो बन गया है। उन लोगों के लिए कूड़ा बीनना क्या है? एक कचरा सोना है, जस्ट लाइक गोल्ड। क्यों? क्योंकि जैसे गोल्ड वैल्यूएबल होता है, ऐसे ही वो एकमात्र उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कचरा है, कचरे को बीनना है। अब साहिब जो बच्चा था, जो राइटर को बताता है कि कभी कभी तो उसे उस कूड़े के ढेर में 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। अब अनीस ये अनुभव करती है कि कचरा उनके माता पिता और बच्चों के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस रखता है। माता पिता के लिए तो वो उनके जीवन जीने का सोर्सेज है, यानी कि लिवलीहुड है, और उन बच्चों के लिए क्या है? फूड है और शेल्टर है। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ जो है वो एक सरप्राइज में है। अब आप समझ सकते हैं ये सरप्राइज़ कैसे है, क्योंकि उन बच्चों को क्या है, अगर वो पूरे दिन में जो भी कूड़ा बीन लेंगे उसमें से जो भी उन्हें मिल जाएगा, चाहे वो प्लास्टिक है या कुछ है, उसको बेच कर ही उनको शाम का खाने का अरेंजमेंट हो पाता है। इस तरह से उन बच्चों का अपना अस्तित्व या उनका जो कहना चाहिए, जो बच्चे का जो वसंत जिसे हम बोलते हैं, वो खोसा गया है। उन्होंने वो चीज़ कभी देखी ही नहीं। इसी वजह से वो लोग सीमापुरी वाले इलाके में टेंट और तिरपाल के बने हुए कच्चे मकानों में रहते हैं। अब अचानक एक दिन, वो सर्दियों का समय था, सुबह सुबह लेखक यानी कि राइटर, वो उसने देखा कि जो पड़ोस में एक क्लब था
वहाँ पे एक बोर्ड पे एक बाड़ जिसे हम बोलते हैं लगी हुई थी। और बाड़ यानी जानते हैं फेंस, दीवार, चार दीवारी। वहाँ पे टेनिस का गेम, या टेनिस जानते हैं ना, टेबल टेनिस, एक लॉन टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस। तो वहाँ पे टेनिस का एक गेम प्ले हो रहा था। अब वो बच्चा उस गेम को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। वो राइटर को बताता है कि कभी कभी जो वहाँ का जो चौकीदार है उसको अंदर आने देता है, और फिर जब वो अंदर आता है तो वहाँ पे जो झूले वगैरह हैं, स्विंग्स वगैरह हैं, उन पर वो झूलता भी है। राइटर ये देखती है कि आज साहिब ने टेनिस वाले जूते भी पहने हुए हैं। साहिब उसे बताता है कि ये जूते उसे किसी ने दिए थे। अब ये बात सुनकर कि किसने दिए जूते, कोई अमीर लड़का होगा जिसने ये जूते फेंक दिए। क्यों फेंक दिए थे? क्योंकि उस जूते में एक होल या छेद हो गया था। अब नेचुरली है कि जो अमीर है भैया वो छेद वाला तो नहीं पहनेगा, उसने वो दे दिए। अब साहिब ने सोचा कि पूरी ज़िंदगी नंगे पैर चलने के बजाय तो ये जूते अच्छे हैं, क्योंकि वो जूते किसके थे? वो स्पेशल शूज़ थे फॉर टेनिस। राइटर को बहुत अजीब लगा कि इसका बचपन कैसे बीत रहा है, युवावस्था आएगी, ये बच्चा कैसे अपना को सरवाइव करेगा। एक दिन अचानक क्या हुआ, साहिब जो ये चाहता था कि एक तो बच्चा पढ़ना चाहता था, पढ़ नहीं पाया, उसने राइटर ने वादा तो कर दिया लेकिन उस वादे को पूरा कभी ना हुआ। उसके मन में एक टीस सी रही। अब अचानक एक दिन क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग, कि राइटर ने देखा कि साहिब को एक जो दूध की दुकान होती है ना, जहाँ पे दूध वगैरह मिलता है, वहाँ पे जाते हुए देखा। उस साहिब के हाथ में एक स्टील का कंटेनर था। राइटर साहिब से पूछती है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बच्चा बताता है कि मैंने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया है, और जिसके एवज में मुझे 800 रुपये और खाने के लिए भोजन मिलता है। अब पहली बार उस राइटर को महसूस होता है कि साहिब खुश नहीं। साहिब क्यों नहीं खुश है? क्यों? साहिब बहुत पढ़ना चाहता था, तभी तो बार बार राइटर से पूछता है क्या वो स्कूल बन गया, क्या वो स्कूल खुल गया। आज उसको ऐसा लगता है कि जो बचपन कहते हैं ना, बचपन हर गम से अनजान होता है, लेकिन आज उसके चेहरे की मासूमियत, जो लापरवाही बचपन में होती है, वो ऐसा लग रहा था कि आज 800 रुपये के लिए वो शक्ल खो सी गई है। आज वो लड़का एक स्टील के कंटेनर को पकड़कर जा रहा है दूध की दुकान पर। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली भी है। बैग तो उसका था, लेकिन जो कनस्तर मीन्स जो कंटेनर था वो किसका था? वो उस चाय वाले का था। चाय वाला मीन्स जो उसका ओनर था टी शॉप का, उसका वो कंटेनर था। साहिब अपनी मर्जी का मालिक ना रहा। क्यों? क्योंकि जो वो चाहता था वो हो ना पाया, और अकेली अनीस उस बच्चे के लिए या उस जैसे बच्चों के लिए एक स्कूल नहीं खोल सकती थी। लेकिन उन दोनों के मन में एक टीस रह गई। साहिब के मन में टीस रह गई कि वो पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ ना सका। वो नंगे पैर घूमता था, उसे टूटे फूटे जूते, फटे हुए जूते किसी और दूसरे बच्चे के मिल गए, वो उससे ही खुश हो गया। आज वो ये फील करता है कि चलो मेरे चाहे फटे हुए जूते हैं लेकिन मेरे पैरों के नीचे जूते हैं। अनीस को आज भारी मन से ये लगता है कि शायद मैंने जो उससे वादा किया था स्कूल बनाने का, शायद मैं पूरा ना कर सकी, और उसे बहुत अफसोस होता है कि मैंने भला उसको वादा क्यों किया। और इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है। मुझे आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में
आया होगा। थैंक यू।